हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अब तक हमने अपने क्लास 12th टर्म 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, जैसे पार्टनरशिप, इशू ऑफ डिबेंचर्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा, अगर आप अपने टर्म 2 में देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपका अप्रोक्स 7 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। बस थोड़ी क्लासेस लंबी होगी, वीडियोस थोड़ी ज़्यादा होगी, बट हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा। एक बार चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो पूरे मार्क्स कंफर्म है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपको बता रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें, कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो का मतलब होता है चेंज। फ्लो का क्या मतलब है? चेंज। चेंज आर ऑफ टू टाइप। दो तरह के चेंज होते हैं, एक इनफ्लो, एक आउटफ्लो। एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो स्टेटमेंट। इनफ्लो का क्या मीनिंग है? इनफ्लो का मतलब है इंक्रीज इन कैश। इंक्रीज इन कैश। जब भी मैं आपसे कैश की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। कैश का मीनिंग आपको अच्छी तरह से मालूम है। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन कैश। यानी अगर हम अपनी स्टेटमेंट को अब ध्यान से डिफाइन करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which shows the change in cash and cash equivalent under the various business activities during the year। एक साल में बिजनेस में होने वाले कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस कारण से आते हैं, वो हमें सीएफएस बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो क्लियर है आपको वर्ड? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मीनिंग मैंने क्या बताया? इंक्रीज इन कैश। और आउटफ्लो का मीनिंग क्या बताया? डिक्रीज इन कैश। which shows inflow and outflow of the cash and cash equivalent from various activities of the company of the business during a specified period। मीन्स एक साल के अंदर जो भी कैश में चेंजेस आते हैं ड्यू टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, उस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट उसे शो करती है, डेट इज नोन एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? इट इंप्लाइज द मूवमेंट इन एंड मूवमेंट आउट ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनका मतलब क्या हो गया? इनका मतलब हो गया इनफ्लो, यानी आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, और आउट का मतलब क्या हो गया? आउटफ्लो, मींस आपका कैश डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, पहले इनफ्लो का मीनिंग। इनफ्लो का मीनिंग क्या है? इंक्रीज इन कैश। अब कैश किस कारण से इंक्रीज होता है? देखो, अभी हम सारी चीजें छोड़ देते हैं, सिर्फ ध्यान से देखते हैं कि बिजनेस में कैश किस कारण से इंक्रीज होता है। जैसे कैश सेल, आपने गुड्स को बेचा, उसके बाद आपके पास कैश आया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश आया। कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लो। उसी तरीके से आउटफ्लो की बात करते हैं तो कैश परचेजेस, अगर आप गुड्स को कैश में परचेज करते हो, या कैश पेड टू क्रेडिटर्स, सैलरी, रेंट पेड, ये सारी चीजें जो होती है परचेजेस ऑफ
फिक्स परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ द लोन, ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके हो जाएंगे, आउटफ्लो के हो जाएंगे। तो इनफ्लो और आउटफ्लो का मीनिंग क्लियर है आपको। इनफ्लो का मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस आपके कैश को इंक्रीज करते हैं, और आउटफ्लो का मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस आपके कैश को डिक्रीज करते हैं, उसे हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो कहते हैं। तो transactions that increase the cash and cash equivalents are known as inflow, and the transactions which decrease the cash and cash equivalent are known as the outflow. तो हमने क्या पढ़ा, CFS is a statement या cash flow statement is a statement which shows the change in cash. Change in cash means inflow and outflow of the cash and cash equivalent under the various business एक्टिविटीज। क्लियर, कंफर्म। आप स्टेटमेंट्स को नोट कर सकते हैं। देखो बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने कॉपी पेन अच्छी तरह से लेकर बैठिए, और जहां पे भी आपको जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं हमारी क्लास में, वीडियो को पॉज करिए और पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि ये जो नोट्स आप अपने हाथ से बनाओगे, ये नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, सबसे ज्यादा मीनिंग क्लियर करेंगे आपके नोट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दो वर्ड्स को समझते हैं। पहला वर्ड है कैश। पहला वर्ड क्या है, कैश। और दूसरा वर्ड मैंने आपको क्या बताया, कैश इक्विवेलेंट। देखो इन दो वर्ड्स को ध्यान से समझिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, जो भी आपके पास हो, कैश इन हैंड, एंड डिमांड डिपॉजिट्स, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। देखो ध्यान से समझना कैश का मीनिंग। कैश का मतलब है या तो आपके पास कैश हो, कैश इन हैंड हो, या बैंक के पास वो डिपॉजिट्स जब भी आप डिमांड करो बैंक आपको दे दे, तो डेट इज नोन एज द कैश। अब कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, देखो ये वर्ड्स आप ध्यान से समझिएगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट यानी वो इन्वेस्टमेंट जिसको हम कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सके, से विद इन 3 months जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके, उसे हम कैश इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। देखो ध्यान से समझना, कैश का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स, जबकि कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, जिसको हम बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द कैश इक्विवेलेंट। यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है कि आपका जो टाइम पीरियड इन्होंने मेंशन किया है, वो टाइम पीरियड मेंशन किया है इन्होंने 3 months का। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स आपके होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, कमर्शियल पेपर्स हो गए, या ट्रेजरी बिल्स हो गए। ये सारी चीजें जो वो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दो, उसे हम कैश इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो कैश का हमने क्या पढ़ा, कैश कंप्राइज ऑफ द कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये हमारा क्लियर है। दूसरा हमने पढ़ा कैश इक्विवेलेंट्स मीन शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट डेट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू द नॉन अमाउंट ऑफ कैश, और जो जिसमें रिस्क फैक्टर ना के बराबर हो, रिस्क फैक्टर ना के बराबर हो, उसे हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 months का होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, जो हम इफ रिडीमेबल विद इन 3 months। देखो ये वर्ड हम बार बार पढ़ रहे हैं कि 3 months होना चाहिए, और देयर इज नो रिस्क फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाले, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक
कैश एट बैंक प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स। जब भी आपको ये करंट इन्वेस्टमेंट की बात कहे तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, आपके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ये सब चीजें आपके लिए ऐड करके ये आपके लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम करते हैं। तो हमारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारे को यही बताती है कि हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में जहां जहां कैश लेके जाते हैं, जहां जहां कैश खर्च करते हैं और जहां जहां से हम कैश रिसीव करते हैं, वो सारे डिटेल्स हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता लगता है। क्लियर, कंफर्म। अब देखो, अब यहां पे हमारे लिए ये आज की क्लास जो है, आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हमें कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही कहा है चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेंथी है, तो पर एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को अगर हम बहुत प्यार से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। अब देखो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इट इज प्रिपेयर्ड बाय AS3। किसके थ्रू बनाई जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग बताई जाती है, जो कहता है कि बिजनेस में जहां से भी इनफ्लो हुआ कैश का और जो भी आउटफ्लो हुआ उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स की एक्टिविटीज में हमने उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड क्या है? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये एक एक करके हमें ध्यान से धीरे धीरे समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज मीन्ड बाय द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है। ये सारी चीजें हमें ध्यान से समझनी है। चलिए अब एक एक करके हम एक्टिविटीज को पढ़ते हैं और इनको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, मैं ये नहीं कह रहा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आपको मालूम होना चाहिए व्हाई वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कि आप बताओगे टू असर्टेन हाउ मच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैव बीन जनरेटेड और यूज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि CFS का मतलब क्या होता है? वो स्टेटमेंट जो आपके इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताए। तो सबसे पहला पर्पस ही ये होता है कि आपको पता लगे कहां कहां से आपके पास कैश आया और कहां कहां आपका कैश खर्च हुआ। फर्स्ट। सेकंड, टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कैश फ्लो जो है वो ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ है ओपनिंग के मुकाबले या डिक्रीज हुआ है। तो टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थर्ड, टू असेस द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कैश एंड कैश रिलेटेड नेट अर्निंग। देखो, एक बात ध्यान से सुनना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, ध्यान से समझना, ये इनकम स्टेटमेंट अलग है। इनकम स्टेटमेंट आपकी क्या बनती है? देखो, इनकम स्टेटमेंट कहता है विच शोज द इनकम अर्न्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। अब वहां पे जब हम इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको याद होगा हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, यानी द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू ड्यूरिंग द ईयर, जो रिलेटेड टू करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए, हम रिकॉर्ड करते हैं। बट जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इट शोज ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आपके शो नहीं होते। ये हम अभी लिमिटेशन में भी पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है कि क्या डिफरेंस है हमारे एक्चुअल में कैश चेंज होने और रिलेटेड हमारी जो अर्निंग है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। इसके अलावा अगर हमें अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज बनानी हो, जैसे डिविडेंड पॉलिसी बनानी हो, कोई फिक्स एसेट्स कि हमें फिक्स एसेट्स खरीदने हैं या क्या करना है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उन सब की पॉलिसीज बनाने में CFS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा शॉर्ट टर्म फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है उसको भी हेल्प करता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग मींस आपकी जो सोलेंसी है, आपके बिजनेस की जो सोलेंसी है, जैसे आपने पढ़ा था करंट रेशो और क्विक रेशो, इन सब को कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को कितने इजीली पे कर सकते हो, वो सारी प्लानिंग्स जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा बिजनेस की लिक्विडिटी के बारे में भी बताता है। ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे बड़ी कमी, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है वो है इट इंक्लूड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, इट डज नॉट इंक्लूड द नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। जो जितने भी आपके नॉन कैश ट्रांजेक्शंस है, जैसे अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश किया, आपने एसेट्स परचेज किया और बदले में आपने शेयर्स इश्यू कर दिए, तो इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, ये आपका सीएफएस में नहीं आएगा। मींस इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू द वेंडर, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ये सब चीजें आपकी जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते। सेकंड, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू पास्ट डाटा। पास्ट डाटा मीन्स जो आपकी सीएफएस बनाई जाती है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे बनाई जाती है, तो ये आपके पास्ट डाटा से रिलेटेड होती है। थर्ड, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो ये आपको ये नहीं बताता कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है या कितना लॉस ले रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ भी जजमेंट नहीं होती। और फोर्थ, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे बनाते हैं, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट नहीं आता, इसलिए इसमें क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे पार्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। क्लियर? तो आपने ये पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या होती है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं अपने दोबारा से टॉपिक की तरफ। हमने क्या पढ़ा कि जितने भी इनफ्लोज है और आउटफ्लोज है ड्यूरिंग द ईयर, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड एक्टिविटी आपकी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम किस किस एक्टिविटीज में कौन कौन से आइटम्स लेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो अब आपके सीएफएस का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? आपके बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, उससे रिलेटेड जो मेन इनकम का सोर्स है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसे हम प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं, अदर देन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को छोड़ के जो आपके मेन बिजनेस की प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अब ये प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग क्या है? मान के चलिए मेरा बिजनेस जो है ये मार्कर बनाने का है और इस मार्कर को बनाने में और इस मार्कर को सेल करके जो मेरे पास कैश आया उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहेंगे। उसे हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जो मेन इनकम से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसे हम प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं, यानी दोज एक्टिविटीज विच जो हमने पढ़ा प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। देखो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसे जो अब यहाँ पे हमने अपने बिजनेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक आपका क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल बिजनेस,
जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वगैरह होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल बिजनेस जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, जैसे बैंक्स वगैरह हो गया, मुथूट फाइनेंस कंपनी हो गई, वो हो गई फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी वो क्या होगी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन, ये रिसीव करना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर से कैश आना, बिल्स रिसीवेबल मेच्योर्ड होना, कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स और अवेलिंग द सर्विसेज। अगर हम किसी की सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज लेने के बदले हमें क्या देना पड़ेगा? उसको वेजेस देना पड़ेगा, सैलरीज देना पड़ेगा और पेमेंट्स देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज को। कैश पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, बिल्स पेबल पे करे। कैश रिसिप्ट ऑफ द प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो इस वर्ड को ध्यान से समझिए, जो प्रिंसिपल रिवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है, दे आर डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। देखो अगर मेरा काम मान के चलो रियल एस्टेट का काम है, तो बिल्डिंग खरीदना और बिल्डिंग बेचना, ये मेरे लिए जो होता है प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी बेचना, ये सब प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। या मैंने जो बिल्डिंग मतलब उसमें ब्रोकरेज वगैरह जो कमीशन होती है वो मेरी इनकम का सोर्स है, तो वो मेरे लिए ऑपरेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ऑपरेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट्स सोच लिए और उसके ऊपर आपने लर्न करा, नहीं। आप सबसे पहले देखोगे कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, और वो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा उसके ऊपर होने वाले सारे इनफ्लो और आउटफ्लो, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको नॉन फाइनेंशियल के बारे में बताया, इसके अलावा क्या होगा? जैसे आपके फाइनेंशियल कंपनी है जो पैसों का लेन देन करती है, जैसे बैंक्स हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए, ये दे प्रोवाइड द फाइनेंस टू द पीपल्स, ये लोगों से पैसा लेती भी है और पैसा देती भी है। तो यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अगर ये सिक्योरिटीज खरीदती है या सिक्योरिटीज बेचती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड करती है या इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो होगी ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। देखो मैंने इसको एक चार्ट के थ्रू समझाया है। अगर हम एक चार्ट देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उसमें इनफ्लो जो होगे वो कैश सेल, यहाँ पे पैसा आता है गुड्स को बेचकर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन फीस, रॉयल्टी रिसीव्ड। आउटफ्लो क्या हो जाएंगे? कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये सारी चीजें आपकी नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। बट अगर एक फाइनेंस कंपनी आ जाए तो कैश रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स जो होते हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारे आपके इनफ्लो और आउटफ्लो माने जाएंगे। ठीक है? अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो इसके लिए इनफ्लो क्या होगा? प्रीमियम और क्लेम रिसीव्ड कर रही है। आउटफ्लो क्या होगा? प्रीमियम और क्लेम पे कर रही है, तो ये आउटफ्लो होगा। रियल एस्टेट कंपनी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, रेंट रिसीव्ड करती है, इनफ्लो है। रेंट पे करती है तो आउटफ्लो है। इसके अलावा अगर वो बिल्डिंग खरीदती है तो आउटफ्लो है, बिल्डिंग बेचती है तो इनफ्लो। देखो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि एक ही आइटम बिजनेस के लिए गुड्स भी हो सकता है और बिजनेस के लिए असेट्स भी हो सकता है। हम इसको कैसे अलग अलग बिजनेस, मतलब किसी बिजनेस के लिए वो गुड्स है और किसी बिजनेस के लिए वो असेट्स है, इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? हम क्लासिफाई करते हैं बाय द नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने एक फर्नीचर खरीदा, मैंने एक चेयर और टेबल्स खरीदी मतलब अपने ऑफिस के लिए, तो ये मेरे लिए क्या होगा? असेट्स होगा। बट जिस फर्नीचर डीलर से मैं ये चेयर और टेबल खरीद के लाया वो उसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। अब गुड्स कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। और असेट्स कहाँ आएगा? वो हम अभी पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो आपको समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, जो आपके बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम है
उसके ऊपर होने वाला इनफ्लो और आउटफ्लो। क्लियर, कंफर्म। चलिए, ये थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, ऑल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू, किससे रिलेट करते हैं? रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट्स, relating to fixed assets and non-current investment, non-current investment, यानी जितने भी पैसों का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है आपके फिक्स असेट्स पे, लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है? दोज असेट्स विच वी परचेज नॉट फॉर रीसेल पर्पस, जो हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते। यानी जो भी आप फिक्स असेट्स पे खरीदते हो उस पे या बेचते हो, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने सेल करी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट जो आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए खरीदते हो, विच वी मेड नॉट फॉर रीसेल, जो रीसेल के लिए नहीं करते, उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल of long term assets and other investments which are not included in the cash equivalent। वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं हो, क्योंकि हमने अभी कैश इक्विवेलेंट में क्या पढ़ा? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं, वो इन्वेस्टमेंट जो हम लॉन्ग टर्म्स के लिए खरीदते हैं, या अगर हमने कोई एसेट्स खरीदा या एसेट्स बेचा, उससे होने वाले जो इनफ्लो और आउटफ्लो है वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं। क्लियर? तो इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, यहाँ पे जो इनफ्लो होता है वो कहाँ से आता है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने फिक्स एसेट्स को बेचा, हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, हमने जो इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे पेटेंट्स हो गया या गुडविल हो गया, उसको अगर हमने सेल आउट किया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है। अब इंटरेस्ट कब रिसीव्ड होगा? जब हमने किसी को लोन दिया होगा, और लोन दिया होगा या इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उससे जो इंटरेस्ट आया। डिविडेंड रिसीव्ड, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हमने। रेंट रिसीव्ड, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी हुई थी उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो उससे होने वाला रेंट जो रिसीव्ड हुआ है। ये सारे इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के। और आउटफ्लो की बात करते हैं तो अगर हमने फिक्स एसेट्स खरीदा, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, हमने इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल खरीदी, पेटेंट्स खरीदा, कॉपीराइट्स, कुछ भी हमने इस तरह से सामान जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर हम खरीदते हैं तो उसे हम आउटफ्लो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर, कंफर्म। चलिए, अब थर्ड एक्टिविटीज की बात करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज मीन्ड बाय द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज यानी जितने भी इनफ्लोज है या आउटफ्लोज है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू कैपिटल एंड बोरोइंग्स, कैपिटल और बोरोइंग्स से रिलेटेड ऑफ द बिजनेस की जितनी भी कैपिटल है, शेयर कैपिटल हो, मींस इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, या जो भी बोरोइंग्स है, आपके डिबेंचर्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, बैंक लोन्स हो गए, उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी, उन पे होने वाला इनफ्लो और आउटफ्लो, वो सारा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। अब इनफ्लो क्या होगा? इशू ऑफ शेयर्स हो गए, इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, लोन रेज्ड हो गया, ये सारे इनफ्लो हो गए। आउटफ्लो क्या होगा? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन या डिविडेंड पेड, ये सारे आपके जो हो गए ये आउटफ्लो हो जाएंगे। तो आप क्या पढ़ रहे हो कि आपने अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली एक्टिविटी आपकी थी आपके जिस चीज का बिजनेस है, उस जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उससे पे होने वाले इनफ्लो और आउटफ्लो। दूसरा आपने पढ़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू
फिक्स एसेट्स जो आपके फिक्स एसेट्स से रिलेट करते हैं या आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेट करते हैं, उस पे होने वाले सारे इनफ्लो और आउटफ्लो। थर्ड आपने क्या पढ़ा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो कैपिटल और बोरोइंग से रिलेट करते हैं, यानी लाइबिलिटीज से रिलेटेड करते हैं। जो भी आपकी कैपिटल में चेंजेस आते हैं या बिजनेस की बोरोइंग्स में चेंजेस आते हैं, उसके वो सारी एक्टिविटीज हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं। जैसे ये तो हमारा मीनिंग था कि कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज डेट रिजल्ट द चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ शेयर्स कैपिटल इक्विट ये इक्विटी है बेटा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोरोड फंड्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर। देखो ये नोट्स में साथ साथ इसलिए भी लिखता रहता हूँ, वैसे तो मैं समझाता भी हूँ, बट ये नोट्स में साथ ही साथ इसलिए भी लाता हूँ ताकि आप इनको नोट डाउन करो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लैंग्वेज लिखनी है वो भी आपको क्लियर हो। ठीक है। जो भी कॉस्ट है विच आर रिलेटेड टू दीज फंड्स वो भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं। जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अब लोन लिया है तो इसके कारण हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हमने शेयर्स इशू करे हैं तो उस पर हमें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। जो भी इनकी कॉस्ट है वो भी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगी। अगर हम इनके इनफ्लो और आउटफ्लो की तरफ देखें तो इनफ्लो क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो, ठीक है, वही चीज लिखी है, इशू ऑफ प्रेफरेंस इशू ऑफ इक्विटी। या प्रोसीड्स फ्रॉम टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है जैसे इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गए या आपने बैंक से लोन लिया है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है, वो पॉइंट्स भी आपके यहाँ पे इनफ्लो का काम करते हैं। आउटफ्लो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इन कैश, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है इसका मतलब आपने रीपेमेंट कर दी है, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, फाइनल डिविडेंड्स पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर। तो आपने क्या पढ़ा, आपने आज अभी तक जो टर्म्स पढ़ी है वो पढ़ी है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीएफएस, सीएफएस का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैश एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट, इनफ्लो किसे कहते हैं और आउटफ्लो किसे कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उनका क्या मीनिंग होता है, उनमें कौन कौन से इनफ्लोज होते हैं और कौन कौन से आउटफ्लो होते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपको फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में ध्यान रखना होगा, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी जो होती है उसमें लोन लेना और लोन देना, उस पर इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेना, ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो ये पॉइंट्स अगर कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी है तो वहां फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना आके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब कुछ और चीजें ध्यान से समझते हैं। देखो इनफ्लो का मीनिंग हमने पढ़ा, इनफ्लो का मीनिंग क्या पढ़ा, इनफ्लो का मीनिंग पढ़ा इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब भी हम कैश की बात करते हैं तो इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है। ठीक है। आउटफ्लो का मीनिंग भी हमने पढ़ा, आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंक्रीज बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, डिक्रीज बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, बट अब एक चेंज पढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते हैं, वो है नो फ्लो ऑफ कैश, यानी नो चेंज इन कैश, नो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे आपने देखो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स तो है ही, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स टू द वेंडर्स हो गया, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स हो गया, वो सारी चीजें क्लियर है। बट एक और चीज पढ़ो यहाँ पे, नो फ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या है, मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
मोमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो मोमेंट्स होती है, जैसे आप ध्यान से देखो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा तो आप क्या इनफ्लो हुआ या कोई आउटफ्लो हुआ? नहीं, कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका कैश कम हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया, कुल मिला के कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई भी अफेक्ट नहीं आया। या इसी तरीके से आप कह सकते हो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर हमने ऑफिस यूज के लिए कोई कैश विड्रॉ करा है, अभी बैंक से हमने कैश विड्रॉ करा है बैंक से, तो कैश इन हैंड इंक्रीज हो जाएगा, कैश एट बैंक डिक्रीज हो जाएगा। या परचेजेस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, आपने करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो परचेज करी है या सेल करी है, तो इससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें ध्यान से पढ़ना है कि जो CFS होती है, CFS क्या शो करती है? इट शोज द चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनफ्लो का मतलब क्या है? जहां पे आपका कैश इंक्रीज हो रहा है। आउटफ्लो का मतलब जहां पे आपका कैश डिक्रीज हो रहा है। बट आपको एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, देयर इज ए मूवमेंट बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच डू नॉट चेंज इन द कैश, जिसके कारण कैश में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, परचेजेस एंड सेल ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट। जितने भी कैश इक्विवेलेंट्स में इंटरनल चेंजेस होते हैं उसके कारण कोई भी कैश में चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर? कंफर्म? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ये बहुत लंबा हो गया क्लास, वरना बहुत लंबी चली जाएगी। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मीनिंग कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। कैश इक्विवेलेंट का मतलब हमने सीखा कि दोज हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच कैन बी रिडीम्ड विद इन 3 months, ठीक है, एंड विच डू नॉट बियर एनी रिस्क। उसके अलावा हमने सीखा ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म असेट्स यानी नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और 3rd हमने पढ़ा फाइनेंसिंग विच आर रिलेट टू कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। इनके इनफ्लोज भी पढ़े हैं, इनके आउटफ्लो भी पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर करेगा। जब तक आप इनके नोट्स बनाइए, इनको ध्यान से पढ़िए। और मेरा कहना है जो जो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इशू ऑफ डिबेंचर्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे हमारा कोर्स खत्म होगा हम एक क्विक रिविजन्स की प्रॉपर एक सीरीज लेकर आएंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स दूर हैं। हम इनको बहुत डीपली, बहुत आराम से, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है प्रॉपर प्रैक्टिस करने का। बट जब तक आप अपने पीछे की रिवीजन करते रहिए, ऐसा ना हो आप आगे बढ़ते रहें और पीछे मतलब आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो हर रोज किसी न किसी टॉपिक को रिवाइज करते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।